हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सारिका है और पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, ट्रिवियल रिलेशंस एंड आइडेंटिटी रिलेशन। अब इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं। A relation R in a set A which is reflexive, symmetric and transitive is called an equivalence relation। कोई भी रिलेशन हमारा अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। अब हम इसे मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं कि R is said to be equivalence relation in A if and only if it is first reflexive, second symmetric, third transitive। सबसे पहले हम यहाँ शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि अगर कोई जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं उन सब के लिए ए कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में होना चाहिए। और सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए और ये हर एलिमेंट के लिए अप्लाई होगा। और ट्रांजिटिव का मतलब है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा सी रिलेशन में है, मीन्स ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक साथ रिलेशन में हो तो ये इम्प्लाई करता है कि ए कॉमा सी भी रिलेशन में हो। और ये बात भी हर एलिमेंट के लिए अप्लाई होती है। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट में देखा इसकी डिफिनीशन। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं। अब हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसकी डिफिनीशन है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, अगर सेट ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, और खुद से रिलेटेड तो होना ही चाहिए, उसके अलावा अगर किसी और एलिमेंट से भी रिलेटेड है तो भी वो रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पे जैसे हमने आइडेंटिटी रिलेशन में पढ़ा था कि वहाँ लिखा हुआ था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, वहाँ पे ओनली लिखा हुआ था, मीन्स कोई भी एलिमेंट सिर्फ़ और सिर्फ खुद से रिलेटेड हो तो वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना है तो उसमें खुद से रिलेटेड हो, ये तो ज़रूरी है, और दूसरे से रिलेटेड है तो वो भी रिफ्लेक्सिव है। जैसे हम ये एग्ज़ाम्पल देखते हैं A1 2 3। अब हमारे पास एक ये रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 और 1 3। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो एलिमेंट 1 2 और 3 है वो खुद से तो रिलेटेड है, उसके अलावा ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर इसमें है, तब भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा होगा तो भी हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। और दूसरा रिलेशन है R1 जिसमें हमारा एलिमेंट है 1 1 1 2 2 2 1 और 3 2। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 1 और 2 के लिए तो ये खुद से रिलेटेड है, लेकिन इसमें 3 3 मिसिंग है। दैट इज़ 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R1। तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 3 3 मिसिंग है। और अब हम देख रहे हैं ये रिलेशन R2, इसमें 1 2 और 3 खुद से रिलेटेड है और ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है, तो आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो सेट ए है, मान लीजिए कि 1 2 3 4, तो इसमें हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, प्लस कोई और भी ऑर्डर्ड पेयर अगर मिल रहा है तब भी वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो इतना तो होना ही चाहिए।
मस्ट बी देयर, इतनी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है तब भी वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? कोई भी रिलेशन हमारा सिमेट्रिक तब होगा जब किसी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी के लिए बी कॉमा ए भी रिलेशन में प्रेजेंट हो। और इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास है एक एग्ज़ाम्पल सेट ए जिसमें 1 2 3 4 ये हमारे एलिमेंट्स हैं सेट ए के, और इस पर हमने एक रिलेशन बनाया है R1 जिसके ऑर्डर्ड पेयर सारे ये हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 1 3 के लिए 3 1 एग्जिस्ट करना चाहिए इसी रिलेशन में, जो कि यहाँ पर है। तो 1 3 के लिए 3 1 प्रेजेंट होना चाहिए। 1 4 के लिए 4 1 प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि ये है। और 3 1 के लिए 1 3 हो गया। 2 2 के लिए 2 2 खुद ही हो गया। और 4 1 के लिए 1 4। तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं कि 1 3 बिलोंग्स टू R1 इम्प्लाइज दैट 3 1 बिलोंग्स टू R1। और इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो रिलेशन R1 है ये सिमेट्रिक है। लेकिन इसमें हमें हर ऑर्डर्ड पेयर को देखना होगा कि उसके लिए दूसरा ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं उसी रिलेशन में। अगर हमारे पास कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल मिल जाता है जिसके लिए ए कॉमा बी के लिए बी कॉमा ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसी रिलेशन में, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब इसी बात को हम एग्ज़ाम्पल में देखते हैं। जैसे R2 है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 3 इसके लिए 3 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 1 3 के लिए रिलेशन में 3 1 प्रेजेंट नहीं है। तो इसे लिखेंगे कि 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R2। तो इसीलिए ये रिलेशन R2 सिमेट्रिक नहीं है। अब इसी को कंक्लूज़न के लिए जैसे 1 2 अगर है तो इसके लिए 2 1 रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर 3 4 प्रेजेंट है तो उसके लिए 4 3 प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी रिलेशन में हमें एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी मिल रहा है जिसके लिए बी कॉमा ए प्रेजेंट नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर नहीं होने से वो सिमेट्रिक नहीं होगा। सिर्फ एक ही एग्ज़ाम्पल काफ़ी है सिमेट्रिक नहीं प्रूव करने के लिए, मीन्स नॉन सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए। अगर किसी भी रिलेशन में ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए बी कॉमा ए रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव तब होता है जब ए कॉमा बी और बी कॉमा सी दोनों रिलेशन में हों एक साथ, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन में प्रेजेंट हो। मीन्स ए कॉमा बी और बी कॉमा सी एक साथ रिलेशन में होने चाहिए, तब ए कॉमा सी आर में प्रेजेंट है कि नहीं ये चीज़ देखेंगे। अब इसको हम एग्ज़ाम्पल से देखते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट है ए जिसमें 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं और हमारे पास ये रिलेशन है। अब हम इसको देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो 1 2 और 2 1 ये दोनों प्रेजेंट हैं, तो इसके लिए 1 और 1 प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि ये है। इसको एक बार लिख के देखते हैं। जैसे कि 1 2 बिलोंग्स टू
1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R। अब ये इम्प्लाई करता है कि 1, 1, 1, जैसे कि ये था ना A, B और B, C था तो A, C हो गया। तो वैसे ही 1, 2 और 2, 1 है तो ये हो जाएगा 1, 1 belongs to R। तो अब और चेक करेंगे, इसके अलावा और चेक करेंगे, जैसे ये है 1, 3। अब 1, 3 है तो इसके लिए 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर यहाँ हमें मिल नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, अगले पे बढ़ते हैं। 2, 3, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं मिल रहा है। अब इसके अलावा हम देखते हैं जैसे 2, 1, 1, 1। अब इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? 2, 1। तो ये खुद है, 2, 1 ये खुद है, और 1, 2 और 2, 2 इसके लिए 1 और 2 एग्जिस्ट करना चाहिए। इस तरह से हम सारे ऑर्डर्ड पेयर को चेक करेंगे कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर A, B और B, C जैसे एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं रिलेशन में, तो उसके लिए A, C रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए, तब वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। और सारे ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना होगा। अगर हमें कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल मिल जाता है, कोई एक एग्ज़ाम्पल मिल जाता है जिसके लिए A, B और B, C तो है लेकिन A, C नहीं है, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल ही काफ़ी है ये प्रूव करने के लिए कि कोई रिलेशन कब ट्रांजिटिव नहीं होगा। हम इसी रिलेशन R में एक ऑर्डर्ड पेयर एक बार और देख लेते हैं, जैसे ये है 2, 2, तो 2, 2 belongs to R and 2, 3 belongs to R, 2, 3 belongs to R। It implies that 2, 3 belongs to R। इस तरह से हम मैथमेटिकली इस तरह से लिखेंगे। एक और हम देख लेते हैं, जैसे ये है 1, 2 और ये है 2, 3, तो 1, 2 belongs to R and 2, 3 belongs to R। इसके लिए क्या होगा? 1 और 3, तो 1 और 3 भी हमारा रिलेशन में प्रेजेंट है। जब 1, 2 और 2, 3 को देखें तो 1 और 3 प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो हमारा रिलेशन में प्रेजेंट है, तो R हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसको हम लिख देते हैं कि R इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। R हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। इस तरह से हम सारे ऑर्डर्ड पेयर को चेक करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कब होता है। अगर ये तीनों है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब हम पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। तो ये यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास की डिफिनीशन लिखी हुई है, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या होता है। अगर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए पर, तो और कोई एलिमेंट है सेट ए में, तो लिखते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग ए इज़ इक्वल टू सेट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट ए एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी क्लास जो ए की होगी उसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे? वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए से रिलेटेड होंगे। अब कोई भी रिलेशन अगर इक्विवेलेंस है तो सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा, तो सारे एलिमेंट्स जो हैं रिलेटेड होंगे उससे। तो जितने भी
एलिमेंट्स ए से रिलेटेड हैं वो सारे एलिमेंट्स का जो सेट है वही ए की क्लास होगी। ओके, अब एक पॉइंट यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि आर डिवाइड्स ए इंटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स ए आई। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसा कि ये है एक सेट ए और इसको हमने नहीं बल्कि इस रिलेशन ने सेट सबसेट्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे A1 A2 A3 A4 A5 A6। मान लेते हैं कि इतने सबसेट्स में इसने डिवाइड कर दिया है। तो अब यहाँ लिखा हुआ है कि म्यूचुअली डिसजॉइंट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो सबसेट्स हैं, कोई भी दो सबसेट अगर हम ले लें तो उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। मीन्स ये दोनों सबसेट डिसजॉइंट होंगे, उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, इसका ये मतलब हुआ। अब कोई भी जैसे कि ए है, अब ये देखते हैं कि ए की क्लास क्या होती है। अगर ए बी से रिलेटेड है तो अगर कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक है तो बी ए से भी रिलेटेड होगा, और अगर बी सी से रिलेटेड है और वो रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है तो ए सी से भी रिलेटेड होगा। अब उसी तरह से ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड हुआ, और ए अगर डी से रिलेटेड है इसका मतलब बी डी से भी रिलेटेड होगा। तो हम देखते हैं कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं किसी भी सेट में वो आपस में रिलेटेड हो जा रहे हैं। तो इसी तरह से ये ए की क्लास हो गई। अब ए से जो रिलेटेड है उसकी भी क्लास ये सेम क्लास ही होगी। अब हम इसको और आगे एग्जांपल से समझते हैं डिटेल में कि ये क्या होता है। इक्विवेलेंस क्लास के बारे में हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि हमारा जो सेट ए है वो नॉन एम्प्टी ही होना चाहिए। जितने भी सेट की बात हम करेंगे वो नॉन एम्प्टी ही होंगे। तो आर डिवाइड्स ए इंटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स ए आई कॉल्ड पार्टीशंस ऑफ ए। अब ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए, जैसा कि हमने पहले ही देखा था, और इसको हम सबसेट में डिवाइड कर दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये कुछ सबसेट्स हैं, जैसे कि A1 A2 A3, ये हो गए सबसेट्स। अब पहला पॉइंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई। अब यहाँ आई का मतलब 1 2 3 4 5 6 ही है। तो जितने भी एलिमेंट्स ए आई के होंगे वो आपस में रिलेटेड होंगे। जैसे कोई क्लास है, मान लीजिए A1 ही है और इसमें एक एलिमेंट है ए। अब वो अगर बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो ए सी से भी रिलेटेड होगा, क्योंकि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। और अगर ये ए डी से रिलेटेड है तो भी हम चेक करेंगे तो बी डी से रिलेटेड हो जाएगा। इस तरह और भी जितने एलिमेंट्स हमारे मिलेंगे वो सब आपस में रिलेटेड होंगे। तो इन सब की क्लास जो है सेम हो गई, इन सब की क्लास भी सेम है और ये सब आपस में रिलेटेड भी हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि नो एलिमेंट ऑफ ए आई इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए जे। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ आई लिखा हुआ है और ये जे, और आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, मतलब कि आई का मतलब 1 हो सकता है और जे का मतलब 2 हो सकता है। तो अगर A1 और A2 को हम लेके चलें तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से, अगर इसमें कोई एलिमेंट है और इसमें कोई एलिमेंट है तो ये दोनों आपस में कभी भी रिलेटेड नहीं होंगे। जितने भी एलिमेंट्स A1 में हैं वो आपस में रिलेटेड होंगे और उनकी क्लास अलग है, और जितने भी एलिमेंट्स A2 में होंगे वो आपस में रिलेटेड होंगे। और
इन दोनों में जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में कभी भी रिलेटेड नहीं होंगे। इसका मतलब यही हुआ। और पॉइंट थर्ड है कि यूनियन ए जे इक्वल टू ए और ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज़ इक्वल टू फाई आई नॉट इक्वल टू जे। इसका मतलब है जितने भी हमने जैसे A1 A2 A3 बनाए हैं, जितने भी हैं, इनको जब हम यूनियन करेंगे तो हमें पूरा का पूरा सेट A मिल जाएगा, जो कि हमें दिख ही रहा है। और जैसा कि हमने पहले ही देखा कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है ना कि दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा, दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा। कोई भी AI और AJ लेंगे तो उसका इंटरसेक्शन फाई होगा अगर I इज़ नॉट इक्वल टू J है। इसका मतलब यही कि दोनों अलग अलग हैं। तो ये बिल्कुल ही जैसे स्कूल में क्लासेस होती हैं, बिल्कुल वैसे ही है कि अगर कोई क्लास A1 है और दूसरी A2 है, तब कोई स्टूडेंट एक साथ दोनों क्लास में प्रेजेंट तो नहीं होगा, या तो वो A1 में हो सकता है या तो A2 में। और जो भी इस क्लास में है, जितने भी बच्चे इस क्लास में होंगे A1 में, उनकी क्लास सेम है तो उसे किसी भी एलिमेंट से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर A B से रिलेटेड है तो इसका मतलब है कि A की जो क्लास है B की भी वही क्लास होगी और C की भी वही क्लास होगी। अगर C उससे रिलेटेड है तो C की भी वही क्लास होगी। जितने भी एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं उन सब की क्लास सेम होगी। और अगर आपस में रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब दोनों की क्लास अलग है, और सारी क्लासेस को मिला देंगे तो पूरा का पूरा एक हमारा सेट A मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंस क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस पर इक्विवेलेंस क्लास पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे ये कॉन्सेप्ट क्या है उसकी क्लैरिटी और हो जाएगी। सो इसको रिवाइज़ कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से ये चीज़ें हैं, और डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। जो भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वो डायग्राम से बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे, तो डायग्राम का यूज़ कीजिए।